नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग कॉचीज थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसका यूज करके आज हम लोग प्रूफ करेंगे एक थ्योरम जो कि है कॉचीज थ्योरम फॉर मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन। ये क्या होती है, चलिए पहले उसको हम लोग समझते हैं कि इफ अ क्लोज्ड कॉन्टूर C1 contains another closed contour C2, यानी कि यह हमारा एक क्लोज कॉन्टूर C1 है जिसके अंदर एक और क्लोज कॉन्टूर है C2। ठीक है, एंड Fz is analytic at every point lying in the ring shaped domain bounded by C1 and C2। देन जो मैंने लिखा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले कह रहे हैं कि एक क्लोज्ड कॉन्टूर C1 है, तो मान लिया हमारा ये क्लोज्ड कॉन्टूर C1 है। फिर कह रहे हैं कि ये कंटेन कर रहा है अनदर क्लोज्ड कॉन्टूर C2, इसके अंदर एक और क्लोज्ड कॉन्टूर है C2। ये है हमारा C2, ये हमारा C1, ये हमारा C2। और जो फंक्शन है वो एनालिटिक है इन द रिंग शेप्ड रीजन, यानी कि ये जो रीजन है जो C1 और C2 के द्वारा बाउंडेड है, ये रीजन, ये यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। यानी कि अगर आप इसको अगर हम 3D के हिसाब से देखें तो ये अगर हमारा C1 है क्लोज फिगर क्लोज कॉन्टूर और ये हमारा C2 है क्लोज कॉन्टूर, तो फंक्शन हमारा ना यहां एनालिटिक है ना यहां एनालिटिक है। ये जो पार्ट है C1 और C2 के बीच में, ये व्हाइट कलर का, यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है प्रत्येक पॉइंट पे। तो अगर हम लोग C1 के अलाउंग इंटीग्रेट करें, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग C1 Fz dz, या फिर हम लोग C2 के अलोंग इंटीग्रेट करें, C2 के अलोंग इंटीग्रेट करें Fz dz, तो चाहे आप C1 के अलोंग इंटीग्रेट करें या आप C2 के अलोंग इंटीग्रेट करें, ये इक्वल ही आएगा। ये है हमारा कॉचीज थ्योरम फॉर मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन। यानी कि अगर कोई क्लोज कॉन्टूर C1 है और इसके अंदर एक और क्लोज कॉन्टूर C2 है, तो अगर आप, और जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है इस रिंग शेप्ड रीजन में, यानी कि यहां पे, तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग C1 के अलाउंग इंटीग्रेट करें या आप C2 के अलाउंग इंटीग्रेट करें, दोनों सेम होंगे, इक्वल आएंगे। तो चलिए इस जो थ्योरम है इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम लोग बताना चाहते हैं कि प्रूफ करेंगे कैसे। ये जो हमारा C1 है और जो हमारा C2 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, एक लाइन से। यानी कि फर्स्ट वी कनेक्ट द आउटर contour C2 to the inner contour C1 by making a narrow cross cut by joining
by joining a point A on C1 to a point P on C2। यानी कि जो मैंने लिखा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे नहीं, मैं यही जो फिगर है, यही जो हमने बनाया है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से देख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा। यानी कि ये एक हमारा ये हमारा C1 है और इसके ही अंदर हमारा C2 है। ये हमारे जो फिगर है इसका ये बड़ा इमेज है, बिग पिक्चर हम लोग इसको देख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, C1 और C2 को ऐसे जोड़ रहे हैं कि एक कट मार दिया, ये ऐसे, ये आपको लग रहा होगा कि ये जो गैप है ये बहुत बड़ा होगा, मगर रियलिटी में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि बिल्कुल ही नहीं है। ये हम लोग इसको बड़ी पिक्चर में देख रहे हैं तो हम लोगों को ये गैप दिख रहा है, जिससे हम लोग जो भी प्रूफ करेंगे उसको समझेंगे, मगर रियलिटी में ये बिल्कुल भी कुछ भी गैप नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यानी कि यहां पे जो पॉइंट ए है, क्योंकि कह रहे हैं कि बाय मेकिंग अ नैरो क्रॉस कट, एक हमने कट बनाया जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ए को, जो कि कहां पे है, C1 पे। C1 पे हमारा एक पॉइंट है ए, वहां पे है, उसको जोड़ रहे हैं हम लोग पॉइंट पी से, जो कि कहां पे है, C2 पे। यानी कि, और ये गैप बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। यानी कि अगर आप ये फिगर देखें ये, तो इसमें अगर हम लोग कट मार दें, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहां से ऐसे कर देते हैं, ये हमने एक नैरो कट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल है, समझ में नहीं आएगा, मगर यहां पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है, ये और एक क्लोज्ड सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो गई हमारी। यानी कि फिगर हमारा जो है अब कनेक्टेड हो गया है, ये पूरा जो है ये पूरा एनालिटिक है फंक्शन, और ये पूरा कनेक्टेड है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है ये हमारी, जो हमने यहां पे दिखाई। और ये गैप बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। ये हम लोग क्योंकि समझेंगे, थ्योरम करेंगे, इसलिए हमने इसको बड़े लेवल पे दिखाया। अब क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है, यहां से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, चलते जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे पॉइंट बी पे, फिर पॉइंट बी से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, चलते जाएंगे और रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा सी पे, फिर यहां से चलते जाएंगे और रेस्ट थोड़ा सा हम लोग यहां पे स्टॉपेज लेंगे डी पे, और फिर डी से हम लोग चलते जाएंगे, फिर यहां पे आ जाएंगे ए पे, यानी कि यहां पे है। फिर ए से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे थोड़ा सा रुकने के बाद हम लोग फिर यहां से चलते जाएंगे क्यू पे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर क्यू से हम लोग चलते जाएंगे आर पे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर आर से चलते जाएंगे, फिर हम लोग पॉइंट पी पे पहुंचेंगे, और फिर पी से हम लोग फिर से ए पे आ गए। तो हम कह सकते हैं कि नाउ ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से पी यहां पे, और पी से फिर ए। ये जो हमने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि यहां से चलते गए ये फिर अंदर गए, फिर यहां पे एक चक्कर लगाया, फिर लौट के हम लोग यहां पे आ गए, यानी कि पूरा हमने तब घूम के आए। ये हमारा एक इज अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। हम लोग साफ देख सकते हैं कि क्लियरली एफजेड इज एनालिटिक, क्योंकि हमारे थ्योरम में ये शर्त है कि
हमारा फंक्शन ये जो रिंग शेप रीजन है यहां पे एनालिटिक है। क्लियरली एफ जेड इज एनालिटिक इन दिस डोमेन, यानी कि ये जो डोमेन दी हुई है वहां पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ये यहां पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है एंड इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स, यानी कि ऑन, यहां पे ऑन इट्स बाउंड्री, और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये जो बाउंड्री है यहां पे कॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन हमारा एनालिटिक है, ये जो रिंग शेप रीजन है यहां पे। अब हम लोग यूज करने वाले हैं कॉचीज थ्योरम, यानी कि क्योंकि बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम है तो कॉची थ्योरम का यूज करेंगे। हैंस बाय कॉचीज थ्योरम वी गेट, कॉचीज थ्योरम हमारी कहती क्या है कि अगर हमारा कोई क्लोज्ड फिगर हो और ये जो फिगर है इसके अंदर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो, यानी कि एनालिटिक है, फंक्शन हमारा हर जगह एनालिटिक है, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइंड ना हो। अगर फंक्शन ये अगर मान लीजिए सी है और फंक्शन हमारा एनालिटिक है इस क्लोज्ड फिगर के अंदर, तो कॉची थ्योरम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉचीज थ्योरम इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड ये हमारा 0 होता है। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए, फंक्शन हमारा यहां पे हर जगह एनालिटिक है। आप इसको आप देख सकते हैं कि फंक्शन हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि फंक्शन हमारा यहां एनालिटिक है। तो जब यहां एनालिटिक है तो इस क्लोज्ड फिगर के अलाउंग जब इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लोग फंक्शन को किसके अलाउंग, इसके अलाउंग, यानी कि ए बी सी डी ए पी क्यू आर पी ए कि अलोंग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कॉचीज थ्योरम है फंक्शन हमारा एनालिटिक है इस डोमेन में। अब हम लोगों ने जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारा कोई कोई फिगर है C1 कर्व है, तो जो C1 का जो एंडिंग पॉइंट है और एक कोई C2 हमारा फिगर है, अगर C1 का एंडिंग पॉइंट और C2 का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है तो इंटीग्रेशन C1 प्लस C2 FZ dz को आप ब्रेक करके ऐसे भी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन C1 प्लस इंटीग्रेशन C2। तो यहीं पे भी हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इसको बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहां से चलते यहां तक रखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए, यानी कि ए बी सी डी ए यहां तक एफ जेड डी जेड, फिर ए से पी तक रखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन अलोंग ए पी एफ जेड डी जेड, फिर हम लोग पी क्यू आर पी यहां तक रखेंगे, एक इसको रख लेते हैं, पी क्यू आर पी एफ जेड डी जेड, फिर पी ए, इंटीग्रेशन पी ए एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, ये जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, कि अगर दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, और ये कर्व सी से हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन अगर आप सी के अलोंग कर रहे हैं, यानी कि ए से पी जा रहे हैं, तो ये हमारा इक्वल होगा कि अगर आप पी से ए जाइए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस सी एफ जेड डी जेड, तो बस ये इक्वल होता है अगर आप माइनस लगा दें, क्या लगा दें, माइनस। तो इसी को अगर आप ऐसे देखें कि ए पी एफ जेड, यानी कि आप ए से पी गए, या तो आप पी से ए आए, एफ जेड डी जेड, तो आप क्या लगा दें, माइनस लगा दें,
क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो एपी है इंटीग्रेशन अलोंग एपी एफ जेड डी जेड को, इसको रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस पी ए से। ठीक है, तो ये एफ जेड डी जेड ए बी सी डी ए माइनस इंटीग्रेशन पी ए एफ जेड डी जेड, फिर इंटीग्रेशन अलोंग पी क्यू आर पी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अलोंग पी ए एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन ये और ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बचा एफ जेड डी जेड ए बी सी डी ए प्लस पी क्यू आर पी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। आप यहां पे देखिए ए बी सी डी ए, यानी कि हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज गए। तो अगर मान लीजिए हम लोग C1 जो हमारा कर्व है ये एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि U, और C2 भी अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो C1 तो हमारा सही घूम रहा है, देखिए आप ये ऐसे घूम रहा है, मगर जो हमारा C2 है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आप देखिए यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मगर C2 यहां पे आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जा रहा है ये। तो यानी कि ये C2 के अपोजिट में चल रहा है यहां पे, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ए क्या है, ए बी सी डी ए क्या है, ये आप इसको भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई गैप है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल मान लीजिए दिखता ही नहीं है। तो ये पॉइंट ए है, तो यानी कि ये पूरा क्लोज करो क्या हुआ C1, तो ये हम लोग C1 हुआ एफ जेड डी जेड, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मगर ये हमारा घूम रहा है क्लॉकवाइज, और हमने यहाँ पे मान रहे हैं कि C2 जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि जैसे C1 घूम रहा है, यानी कि C1 की डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या आ जाएगा फर्क कि प्लस हम किसके अपोजिट चल रहे हैं, C2 जो कर्व है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि PQR क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम लोग करेंगे माइनस ऑफ C2 FZ DZ। फिर से मैं आपको बता देता हूं अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है, C2 की डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां पे अगर आप देखें हमारा जो C2 है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यानी कि हम लोग अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसके, C2 की, C2 के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने माइनस लगाया। अब क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करेंगे। तो C1 FZ DZ, अब इंटीग्रेशन अलोंग माइनस C2 है, तो यहां पे हम लोग माइनस C2 FZ DZ, ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया। अब क्या करेंगे, जो C2 है उसको उधर ले जाएंगे, FZ DZ इक्वल टू C2 FZ DZ, और ये देखिए हम लोगों ने प्रूफ कर भी दिया कि अगर कोई हमारा क्लोज कॉन्टूर बड़ा सा कर्व है, उसके अंदर एक और कर्व है, और फंक्शन हमारा रिंग शेप्ड रीजन पे एनालिटिक है, तो अगर आप C1 के अलोंग इंटीग्रेट करें या आप C2 के अलोंग इंटीग्रेट करें तो वो इक्वल आएगा। ये इसका प्रूफ है, ये हम लोगों ने देखा। एक इससे रिलेटेड एक और छोटा सा कोरोलरी है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बड़ा सा कर्व था C1, उसके अंदर एक दूसरा कर्व था C2। तो आप C1 के अलोंग इंटीग्रेट करो या C2 के अलोंग इंटीग्रेट करो, इक्वल आ रहा था। अब मान लीजिए बड़ा सा हमारा एक कंटूर है, यानी कि इफ द कॉन्टूर C कंटेन्स, यानी कि ये जो बड़ा सा कंटूर है C, नॉन इंटरसेक्टिंग contours C1, C2,
सी एन देन, यानी कि एक बड़ा सा कॉन्टूर है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टूर्स हैं, जैसे कि C1, C2, C3, C4, मान लीजिए CN है, ये दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। तो अगर आप C, कैपिटल C के अलोंग अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग C FZ DZ, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इससे अच्छा आप जो छोटे छोटे कॉन्टूर्स दिए हुए हैं इनके अलोंग आप इंटीग्रेट करिए। आप सबसे पहले जैसे आप C1 के अलोंग इंटीग्रेट करिए, C2 के अलोंग, और ऐसे करते चले जाइए। ये भी हम लोग किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। CN के अलोंग हम लोग ने किया, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग CN, ये सब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। और फिर इन सब का एडिशन कर दीजिए, तो ये हमारा कैपिटल C के इक्वल आएगा। तो ये हम लोगों का रहा कॉचीज थ्योरम फॉर मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन। बेसिकली इसको पढ़ाने का मेरा जो मेन एम है वो ये है कि जब हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे होने वाला है, तो उसमें हम लोग ये थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों को ये चीज पहले से बता दूं, जिससे वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि जब मैं वहां पे इस थ्योरम का यूज करूं तो आपको पता हो। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये कॉचीज थ्योरम फॉर मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन पढ़ा। अगर आपको इसमें कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।